Hello everyone, I welcome you all to this second chapter of risk management course. इस second chapter में जिन चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है basics and foundation of risk management. अब एक 6 स्टेप प्रोसेस होता है किसी भी रिस्क को मैनेज करने का. सबसे पहला जो है रिस्क कॉन्टेक्स्ट होता है, उसके बाद रिस्क एनालिसिस और उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, देन रिस्क को असेसमेंट, उसकी रिस्क की असेसमेंट करनी होती है, उसको इवैल्यूएट करना होता है. उसके बाद आता है रिस्क मिटिगेशन, मतलब रिस्क को कम करना. उसके बाद रिस्क को मॉनिटर करना कि आपने जो जो भी चीजें अपने रिस्क को कम करने के लिए करी हैं, मैनेज करने के लिए करी हैं, वो कितने इफेक्टिवली वर्क कर रही है. उसके बाद आता है कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन विद योर टीम. सबसे पहला जो स्टेप है रिस्क मैनेजमेंट का वो है रिस्क का कॉन्टेक्स्ट. अब ये सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड होता है जो एक पर्टिकुलर बिजनेस किसी भी टाइम पे फेस कर रहा होता है. इसको अगर मैं एक शॉर्ट एग्जांपल से आपको समझाऊं तो अगर मैं एक फ्लावर बिजनेसमैन का एग्जांपल लेती हूँ, जो भी फ्लावर का कारोबारी होता है, फ्लावर का बिजनेसमैन होता है, उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी सर्कमस्टांसेस होती हैं जो हिंडर करती हैं. क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं? सबसे पहली चीज जो होती है वो है शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ फ्लावर्स. आपको पता है फ्लावर जो होता है, फूल जो होता है, वो बहुत जल्दी मुरझा जाता है. तो जो भी फूल के बिजनेस में होते हैं, फ्लावर के बिजनेस में होते हैं, उनके ऊपर ये एक ऑब्स्टेकल बना रहता है कि आज अगर उन्होंने कोई भी फूल को पौधे से अलग किया है तो उन्हें उसको आज ही बेचना पड़ेगा, डिलीवरी सेम ही डे पे करनी पड़ेगी. अगर एक ही दिन में सारे फूल नहीं बिकते हैं तो उनको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है. तो ये होता है रिस्क का कॉन्टेक्स्ट जो सर्कमस्टांसेस पे बेस्ड होता है. उसके बाद होता है रिस्क एनालिसिस और कॉन्सिक्वेंसेस. रिस्क को एनालाइज करना और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखना कि हाँ, अगर ये रिस्क आएगा तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं मेरे बिजनेस के ऊपर. सबसे पहली जो चीज आती है इसमें आती है वो है रिस्क को एनालाइज करना. एनालाइज द रिस्क, उसके बाद मेजर इट्स इंटेंसिटी. वो कितना इंटेंसिफाई हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है या कितना छोटा हो सकता है, उसकी इंटेंसिटी को मेजर करना. देन अंडरस्टैंड इट्स इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट, उसका फर्क हमारे बिजनेस के ऊपर क्या पड़ने वाला है वो देखना होता है. इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे टाइप ऑफ रिस्क, अलग अलग तरह के रिस्क होते हैं तो उनके अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. इम्पैक्ट भी उसी के ऊपर डिपेंड करेगा जिस तरह का रिस्क होगा. टाइम डिपेंड कर सकता है कि हाँ, वो कितने टाइम तक हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, बहुत लंबे टाइम तक हिंडर कर सकता है या किसी शॉर्ट स्पैन के लिए हिंडर कर सकता है. उसके बाद वो रिस्क कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है. कई बार रिस्क पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. उसके बाद ऑपरेशंस की, क्या ये हमारे ऑपरेशंस की वजह से हुआ, हमने जो जो चेंजेस अपने बिजनेस में किए थे क्या ये उसकी वजह से हुआ. उसके बाद स्ट्रैटेजी, सेम एज ऑपरेशंस, मतलब क्या क्या स्ट्रैटेजीज हमने अपने बिजनेस में लगाई, क्या उनकी वजह से ये रिस्क आया. उसके बाद थर्ड जो स्टेप होता है वो होता है रिस्क असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन. इसमें हमें रिस्क को असेस करना होता है, उसको इवैल्यूएट करना होता है कि हाँ, अगर मैं क्या स्टेप लूंगा जिसकी वजह से रिस्क कम हो सकता है, मैं कैसे उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, किसी भी रिस्क को आने से पहले ही उसको रोक सकता हूँ, या फिर जब वो आ जाए तो मैं उसको कम कर सकता हूँ, मिटिगेट कर सकता हूँ, या कैसे, क्या क्या ऐसे स्टेप्स हैं जिनसे मैं उस रिस्क को अवॉइड कर सकता हूँ, या फिर मैं पहले से ही अपनी टीम को और खुद को उस रिस्क के लिए प्रिपेयर करके रखूंगा जिससे अगर वो रिस्क आता है तो मुझे उतना बड़ा झटका ना लगे जितना लग सकता था. उसके बाद रिस्क मिटिगेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है रिस्क मैनेजमेंट में. मिटिगेशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी रिस्क आ गया तो आप उसको मिटिगेट, उसको मैनेज किस तरह से करेंगे. सबसे पहली जो चीज है, आपके पास एक प्रिवेंशन प्लान होना चाहिए. पहले से ही चीजें प्लान होनी चाहिए कि अगर ये रिस्क आया तो उसको ऐसे प्रिवेंट करना है, ऐसे हैंडल करना है, अगर ये रिस्क आया तो उसको इस तरह से प्रिवेंट करना है. उसके बाद होता है अज्यूम एंड एक्सेप्ट. आप पहले से ही अज्यूम करके चलो. अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, रेस्टोरेंट्स. जब रेस्टोरेंट्स, एक रेस्टोरेंट कोई खुला तो बहुत बार ही ऐसा होता है कि उसके आसपास और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स खुल जाते हैं. अब यहाँ पे अगर कोई भी एक रेस्टोरेंट का ओनर अपने दिमाग में पहले से ही ये चीज अज्यूम करके चलेगा कि हाँ, आने वाले टाइम में यहाँ पे और भी रेस्टोरेंट्स और भी होटल्स खुल सकते हैं, और वो पहले से ही इस चीज को एक्सेप्ट करके चलेगा, तब भी उसको उतना बड़ा इफेक्ट उस चीज का नहीं पड़ेगा. उसके बाद हम रिस्क को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, हम अपने प्रोसेस में, अपने सिस्टम में कुछ ऐसे चेंजेस कर सकते हैं जिसकी वजह से वो रिस्क ना आए. उसके बाद हमारी जो टीम है, जिस भी टीम के साथ हम अपने प्रोजेक्ट में, अपनी कंपनी, अपने फर्म, अपने बिजनेस में काम कर रहे हैं, हम उनसे रेगुलर फीडबैक्स ले सकते हैं कि क्या जो चीज अभी हम कर रहे हैं उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, हम उनको किस तरह से सही कर सकते हैं.
इससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। हम उन चीजों को दिमाग में रख के आगे अपने प्रोसेस में चेंजेस कर सकते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ टीम, हमेशा हमारी टीम का हमारे बिजनेस में एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उसके बाद कंट्रोल थ्रू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेटा प्रोटेक्शन। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसा रिस्क होता है लाइक जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है कि हाँ, हमने अपनी हार्ड डिस्क में बहुत सारा डेटा स्टोर किया हुआ था और वो हार्ड डिस्क अगर अचानक से क्रैश हो जाती है, खराब हो जाती है किसी भी रीजन की वजह से, तो सारा डेटा जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो अगर हम पहले से ही कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स अपने लैपटॉप में या फिर जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं, डेटा स्टोर जहां पे कर रहे हैं, अगर हम उनमें पहले से ही कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करके रखेंगे जो हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करेंगे किसी भी बाहर के इंटरफियरेंस से या फिर इंटरनल डैमेजेस से भी, वो चीजें हमें रिस्क से बचा सकती हैं। उसके बाद हम रिस्क को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हो सकता है अभी अगर हमने अपनी कंपनी में एक चीज किसी ऐसे इंसान को हैंडल करने के लिए दी हुई हो जो उस चीज के लायक ना हो, जो उस चीज के लिए केपेबल ना हो, तो अगर हम अथॉरिटी को चेंज कर देंगे, वो चीज किसी और को पास ऑन करके और उस इंसान को उसके पर्टिकुलर नीश की चीज देंगे, तो हो सकता है जो हमारा रिस्क है वो कम हो जाए। चेंजेस इन रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करके रख सकते हैं। लाइक ट्रांसपेरेंसी अगर हम रखेंगे, कोई भी जो भी हमारे एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, हमारी टीम जो वर्क कर रही है, अगर उनके काम में एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी, एक अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होगी, तो भी रिस्क को हम मैनेज कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ स्टेप, यहाँ पे आता है रिस्क मॉनिटरिंग। किसी भी रिस्क को मॉनिटर करना कि हाँ ये क्या है, इसकी वजह से क्या क्या चेंजेस हमें अपने बिजनेस में करने हैं। एनालाइज द रिस्क दैट कैन कम इन फ्यूचर, फ्यूचर में क्या रिस्क आ सकते हैं। इसमें आ सकता है चेंजेस ड्यू टू रिस्क, कोई रिस्क आया तो हमें अपने अंदर, अपने फर्म के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर क्या क्या चेंजेस करने हैं। इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस, उन चेंजेस की वजह से हमारे बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वहां पे हो सकता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, या फिर लोगों में चेंज करने पड़े, हमें स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ सकता है, हमें एम्प्लॉयज को चेंज करना पड़ सकता है। अगर वो एम्प्लॉय उतने इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा तो हम उसे हटा के किसी नए एम्प्लॉय को हायर कर सकते हैं। कंपनीज पे इफेक्ट पड़ सकता है, सप्लायर्स, प्रोडक्ट्स पे इफेक्ट पड़ता है। हो सकता है जो प्रोडक्ट हमने आज लॉन्च किया हो वो मार्केट में उतना ज्यादा उसकी जो डिमांड है वो ना हो, तो हमें अपने प्रोडक्ट्स चेंज करने पड़ सकते हैं। सप्लायर्स हमारे अच्छे ना हो, वो बहुत ज्यादा नखरे कर रहे हो, टाइम पे सप्लाई ना कर रहे हो, तो हमें सप्लायर्स भी चेंज करने पढ़ सकते हैं। ठीक है। रिस्क ड्यू टू बिजनेस ऑब्जेक्टिव, कई बार क्या होता है कि हम अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए, फुलफिल करने के लिए जबरदस्ती रिस्क लेते रहते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्या हम अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए तो ये रिस्क नहीं ले रहे। ऐसा है तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी चेंज कर सकते हैं। Sixth is communicate and consult. All risks should be clearly discussed with your team and employees. Their feedback should always be put into consideration. इसका मतलब ये है कि आपकी जो टीम है, आपके जो एम्प्लॉयज हैं, आपको उनके साथ रेगुलर टच में रहना है। अब यहाँ पे ना एक रिचर्ड ब्रांसन है जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। उनकी एक बहुत प्यारी सेइंग है कि आपके जो भी एम्प्लॉयज है ना, आप उनको इतना ज्यादा ट्रेन कर दो, इतना ज्यादा ट्रेन कर दो कि अगर वो किसी और कंपनी में, किसी और फॉर्म में, किसी और इंसान के साथ काम करने के लिए जाएं तो उन्हें डबल सैलरी मिले जितनी आप दे रहे हो उससे। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे आप क्या बोल रहे हो, हमारे एम्प्लॉयज तो ऐसे हमें छोड़ के चले जाएंगे। बट वहीं पे ही उन्होंने जो दूसरी चीज बोली है वो ये बोली है कि आप अपने एम्प्लॉयज को, अपनी टीम को इतना सारा प्यार दो, इतना सारा प्यार दो कि वो आपको छोड़ के कहीं और जा ही ना पाए। तो यही चीज है कि आपको अपनी टीम के और अपने एम्प्लॉयज के साथ रेगुलरली कम्युनिकेट करना है, उनको फील कराना है कि हाँ दे आर इनटू दी कंसल्टेशन प्रोसेसेस, जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस हैं वहां पे उनकी चीजों को कंसिडर किया जाता है। क्योंकि हमें सिर्फ पीछे पीछे की चीजें दिखाई देती हैं, आगे की चीज उस पे, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो हमारी टीम ही हमें बता सकती है। तो हमेशा उनके फीडबैक्स को कंसिडरेशन में लेके रखना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक्स और फाउंडेशन है जो रिस्क मैनेजमेंट के कोर्स के लिए आपको जाननी जरूरी थी। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। टिल द टाइम, रिवाइज द थिंग्स एंड कीप शाइनिंग।